नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी 88 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में। अब हम आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बिहार में यूरोपीय व्यापारी वर्ग का प्रादुर्भाव। पुर्तगाली बिहार के यानी टॉपिक का नाम है आधुनिक बिहार का इतिहास, उसके सब टॉपिक का नाम है बिहार में यूरोपीय व्यापारी का प्रादुर्भाव। अब इसके पॉइंट में जवाब है, तो चलिए पहला पॉइंट है पुर्तगाली बिहार में व्यापार हेतु आने वाले पहले व्यापारी थे। उनका प्रारंभ यानी उनका व्यापारिक केंद्र हुगली था, जहाँ से वे नाव द्वारा पटना आते जाते थे। उस समय बिहार सोरा के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। इसी सोरा के उत्पादन ने औपनिवेशिक शक्तियों को बिहार की ओर आकर्षित किया। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। प्रारंभ में अंग्रेजों की रुचि सूती वस्त्र, अनाज और सोरे की प्राप्ति मात्र थी। तत्पश्चात अंग्रेज नील के उत्पादन की ओर भी आकर्षित हुए। 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जाव चारनॉक ने हुगली शहर को लूट लिया। 1717 ईस्वी में इन दोनों पक्षों में समझौता हो जाने के कारण फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर दी। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवनियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया। एक अन्य यात्री मेनरिक ने तत्कालीन पटना की जनसंख्या लगभग 2 लाख बताई। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल तथा पीटर मुंडी का पटना आगमन हुआ तथा वे 1630 से 1634 ईस्वी के मध्य तक बिहार में रहे। पलासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसी दौरान मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव के साथ पटना आया तथा क्लाइव ने मीरन को बिहार का उपनवाब नियुक्त किया, परंतु मीरन वास्तव में सत्तासीन नहीं हो सका। तत्कालीन मुगल शहजादा अली गौहर अथवा शाह आलम द्वितीय ने बिहार के क्षेत्र में मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। जिस प्रकार वर्तमान में बिहार राज्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, ऐसी परिस्थिति पहले भी विद्यमान थी। 1783 ईस्वी में बिहार में पड़े भीषण अकाल का सामना करने हेतु अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण करवाया गया। अंग्रेजों ने अपने हितों की पूर्ति हेतु मीर जाफर को बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब बनाया, परंतु अपनी अपेक्षा पर खरा न उतरने के कारण उन्हें मीर जाफर को नवाब के पद से अपदस्थ कर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने भी अंग्रेजी हस्तक्षेप से बचने का प्रयास किया। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। अंग्रेज की नीतियों से असंतुष्ट अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना तथा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की सेना के मध्य बक्सर बिहार में 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा यानी वर्तमान उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हो गई। इसके साथ ही अंग्रेजों का भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभार हुआ और बंगाल में द्वितीय शासन की शुरुआत हुई। शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा, जो कि वर्तमान उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रदान करने से बिहार के सामान्य प्रशासन पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया तथा 1765 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल क्षेत्र को द्वैध प्रशासन के अंतर्गत लाया गया। 1793 ईस्वी में लागू अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली में बिहार को भी सम्मिलित किया गया। काशी के चेती सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर 1781 ईस्वी में पटना के
कुछ जमींदारों ने भी विद्रोह का असफल प्रयास किया। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया। आधुनिक काल में बिहार में प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। वर्ष 1865 में पटना व गया को अलग अलग जिलों में संगठित किया गया। वर्ष 1866 में सारण जिले को पृथक कर चंपारण जिले से निर्माण किया गया और वर्ष 1869 ईस्वी में पटना जिले के कुछ क्षेत्रों को तिरहुत में मिलाया गया। वर्ष 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा नामक 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। चलिए नोनिया विद्रोह के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यह विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के मध्य बिहार के मुख्य सोडा उत्पादक केंद्रों तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया में हुआ। सोडा उत्पादन का कार्य मुख्य रूप से नोनिया समुदाय द्वारा किया जाता था तथा सोडा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। आसामी यानी बिचौलिया कच्चा सोडा ब्रिटिश कारखानों को देते थे और आसामी लोग नोनिया को प्रति मन सोडा का मूल्य 12 से 15 आना देते थे, जबकि अन्य व्यापारी को कंपनी से संबंधित नहीं थे 3 से 4 रुपये प्रति मन सोडा देते थे। नोनिया समुदाय गुप्त रूप से सोडे का व्यापार अन्य व्यापारियों से करने लगे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने नोनिया समुदाय के प्रति क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की, जिसका नोनिया समुदाय ने प्रबल विरोध जताया यानी प्रबल विरोध किया। चलिए तामर विद्रोह के बारे में देखते हैं। 1789 से 1794 ईस्वी के बीच छोटा नागपुर की उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया गया। इसके अतिरिक्त इन जनजातियों द्वारा जमींदारों के विरोध में आंदोलन चलाया गया, जिससे तामर विद्रोह कहा गया। चलिए वहाबी आंदोलन के बारे में देखते हैं। वहाबी संप्रदाय इस्लाम की एक शाखा है। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक सुधार था, परंतु धीरे धीरे इस आंदोलन ने राजनीतिक एवं आर्थिक स्वरूप धारण कर लिया। इस आंदोलन के प्रवर्तक अरब निवासी मोहम्मद अब्दुल नवाब थे। भारत में वहाबी आंदोलन के संस्थापक रायबरेली उत्तर प्रदेश के निवासी सैयद अहमद बरेलवी थे। भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। सैयद अहमद बरेलवी 1821 ईस्वी में पटना गए, जहां उन्होंने वहाबी आंदोलन के बेहतर संचालन के उद्देश्य से 4 खलीफा मौलवी विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन को नियुक्त किया। बरेलवी ने शाह मोहम्मद हुसैन को पटना में अपना प्रमुख प्रतिनिधि नियुक्त किया था। 1822 से 1868 ईस्वी तक पटना वहाबी आंदोलन का सर्वप्रमुख केंद्र रहा, जिसके सर्वप्रमुख नेता विलायत अली खान थे। चलिए कोल विद्रोह के बारे में देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, ओरांव, हो, महाली आदि जनजातियां निवास करती हैं। इन्हें मैदानी लोग कोल कहते हैं। कंपनी शासन के शोषक चरित्र के अतिरिक्त इस विद्रोह का एक अन्य कारण यह भी था कि 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने चावल के शराब यानी हाड़िया पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था, जिसे आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे। 1831 ईस्वी में बुद्ध भगत ने नेतृत्व में उन्होंने भीषण संघर्ष किया। इस संघर्ष में बुद्ध भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। बुद्ध भगत की मृत्यु के बाद नारायण ने 1832 ईस्वी में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। तत्पश्चात इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। संथाल विद्रोह के बारे में देखते हैं, जो कि 1855 से 1856 ईस्वी तक है। संथाल जनजाति के लोगों ने कंपनी सरकार के अमानवीय कानूनों, पुलिस, ठेकेदारों तथा दिकुओं यानी बाहरी लोगों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बिहार के भागलपुर से राजमहल तक संथाल वसावट क्षेत्र को दामन-ए-कोह नाम दिया गया। संथाल विद्रोह में सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। पुलिस द्वारा गोली मारकर चांद और भैरव की हत्या कर दी गई तथा सिद्धू और कान्हू को
फांसी दे दी गई। लोटा विद्रोह के बारे में देखते हैं। यह विद्रोह 1856 ईस्वी में कैदियों द्वारा मुजफ्फरपुर जेल में किया गया था। इसका प्रमुख कारण कैदियों को पहले जेल के अंदर पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु बाद में सरकार ने इसके स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने की घोषणा की, जिसके कारण कैदियों ने विद्रोह कर दिया। 1857 ईस्वी की क्रांति तथा बिहार के बारे में देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त जन आंदोलन 1857 का आंदोलन रहा। इस क्रांति में बिहार का महत्वपूर्ण भूमिका रही। 12 जून 1857 को तत्कालीन बिहार झारखंड सम्मिलित के देवघर जिले के रोहिणी ग्राम में सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। 32वीं रेजिमेंट में कार्यरत सैनिकों के मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा सहायक सार्जेंट डॉक्टर गॉन्ट की हत्या कर दी। 16 जून 1857 को 3 सैनिकों को फांसी दी गई तथा 32वीं रेजिमेंट के कार्यकाल को रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इस समय पटना के कमिश्नर विलियम ने तथा दानापुर स्थित सैनिक मुख्यालय मेजर जनरल लॉयड के नियंत्रण में था। पटना सिटी में विद्रोह का नेतृत्व एक स्थानीय पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। पीर अली ने अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर आर लायल एवं उसके सहयोगी सैनिक की हत्या कर दी। पटना के कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। पीर अली सहित 16 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। दानापुर सैनिक मुख्यालय के सैनिकों ने जुलाई 1857 में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये सैनिक जगदीशपुर तक पहुंच गए तथा वहां से जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व करने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों से असंतुष्ट कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। इस विद्रोह को कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर किले में बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। उन्होंने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए आरा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आरा को विद्रोही सैनिकों के नेतृत्व से मुक्त करवाने गए कैप्टन डनबर की इस संघर्ष में मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह छापामार युद्ध में कुशल थे। उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान उनके हाथ में तोप का गोला लग गया, जिससे संक्रमण फैल जाने के कारण उन्होंने अपना एक हाथ काट कर अलग कर दिया। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। अमर सिंह ने जगदीशपुर में एक समांतर भारतीय सरकार की स्थापना की। अमर सिंह के भाई हरिकिशन सिंह इस सरकार के प्रमुख थे। बाद में अंग्रेजों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर गोरखपुर जेल यानी उत्तर प्रदेश भेज दिया, जहां लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मुंडा विद्रोह के बारे में देखते हैं। मुंडा विद्रोह या उलगुनान विद्रोह आदिवासी विद्रोहों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसे महान हलचल भी कहा गया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के उलीहातू गांव में हुआ था। इन्हें मिशनरियों के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई थी। वह जर्मन मिशनरियों के प्रभावों में आकर ईसाई बन गए थे। इसके अतिरिक्त वे वैष्णव धर्म से भी प्रभावित थे, इसलिए पुनः इन्होंने अपने पूर्वज के धर्म को अपना लिया। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। एक मान्यता के अनुसार 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा का परमेश्वर के दर्शन हुए और वह पैगंबर होने का दावा करने लगे। उनका कहना था कि उनके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है। मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की परंपरा पर जमींदारों, ठेकेदारों, बानियों एवं महाजनों ने अंग्रेजों के संरक्षण में आक्रमण करना आरंभ कर दिया, जिसके
विरोध में 1899 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया। 1900 ईस्वी में विद्रोहियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु जनवरी 1900 में सेलर के पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हुए। कुछ समय पश्चात बिरसा पकड़ा गया तथा उसकी जेल में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह शांत हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कांग्रेस की स्थापना तथा बिहार के बारे में देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में अंग्रेज A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस के दोस्तों, यहाँ पर इसके संस्थापक यानी A.O. ह्यूम और इसके अध्यक्ष W.C. बनर्जी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि तृतीय अधिवेशन में बिहार के मात्र 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। बिहार में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर जो कि पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माधोलकर द्वारा की गई थी। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पटना अधिवेशन देखते हैं। 27वां जो कि था अधिवेशन। स्थान बांकीपुर पटना, वर्ष 1912 और अध्यक्षता R.N. मुधोलकर। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक बिहार में किसान आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि चैनल BK स्टडी 88 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि उन्हें भी तैयारी में मदद मिल सके। और इससे जुड़े टेस्ट लगाने के लिए टेलीग्राम चैनल BK स्टडी 88 को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में दे देते हैं तो उससे पहले अगर आप जल्द में ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल के यानी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है चैनल टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार में किसान आंदोलन के बारे में। टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के कृषकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बृहद पैमाने पर बंगाल के बागान मालिकों ने बिहार के किसानों का शोषण किया, जिसके फलस्वरूप किसानों ने 1866 से 67 में पडौल में विद्रोह किया। दरभंगा के राजा की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध कृषकों ने 1883 से 84 ईस्वी में विद्रोह किया। चंपारण सत्याग्रह के साथ बिहार में किसान आंदोलन संगठित रूप में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में नील उत्पादक किसानों ने तिनकठिया प्रथा के विरोध में आंदोलन किया। बिहार के मुंगेर में 1922 से 23 ईस्वी में शाह मोहम्मद की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। श्री कृष्ण सिंह को उपाध्यक्ष तथा सिद्धेश्वरी चौधरी एवं आनंद कुमार सिंह को सचिव बनाया गया। भूमिहार किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में एक आश्रम की स्थापना की। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना सोनपुर मेले में की गई तथा इसका सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। किसान आंदोलन को प्रसारित करने में राहुल संकृत्यान और कार्यानंद शर्मा तथा पंचानंद शर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अन्नबाड़ी क्षेत्र में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व राहुल संकृत्यान ने दरभंगा व सारण में यमुना कार्य तथा गया में यदुनंदन शर्मा ने किया। चलिए बॉक्स में देखते हैं क्या है। बिहार में किसान आंदोलन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1929 में
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की। द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा के द्वितीय सम्मेलन का आयोजन गया में 29 से 30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में किया गया, जबकि तृतीय सम्मेलन का आयोजन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 26 से 27 नवंबर को हाजीपुर में हुआ। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। अन्य गठन लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया। इसका सचिव प्रोफेसर NG रंगा को बनाया गया था। चलिए देखते हैं बिहार में राष्ट्रपति भगवान का विषय के बारे में देखते हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 1858 से 1905 ईस्वी तक का काल भारत में राष्ट्रीयता के विकास का काल माना जाता है। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से 1905 ईस्वी तक उदारवादी विचारधारा का प्रभुत्व रहा। इंदुलाल तथा कुछ अन्य क्रांतिकारी ने स्वदेशी आंदोलन से पूर्व बिहार आए और बिहार में क्रांतिवाद के विचार का प्रचार प्रसार किया। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में सर्वप्रथम बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हुआ। अनुशीलन समिति ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी, जिसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। बिहार में इस विचारधारा के प्रारंभ पर नेताओं में बाबा जी ठाकुर दास, डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे तथा केदारनाथ बनर्जी थे। वर्ष 1906 से 7 ईस्वी में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा की गई तथा द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। इस समाचार पत्र में के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ। वर्ष 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जिला जज किंगस्टन फोर्ट पर बम फेंक कर हत्या करने का प्रयास किया गया। इस बम कांड की घटना ने युवकों में क्रांतिकारी भावना का प्रसार किया। सचिंद्र नाथ सन्याल ने राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी विचारों के अपने प्रचार प्रसार के उद्देश्य से वर्ष 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की। सन्याल को बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत आजीवन कालापानी की सजा दी गई। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना अन्य शाखा की स्थापना में बंकिम चंद्र चटर्जी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने वर्ष 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटा, जिसमें बिहार नेशनल कॉलेज के अखिल चंद्र दास गुप्ता तथा T.K. घोष के सहयोग किया। ढाका स्थित अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य रेवती नाग के नेतृत्व में भागलपुर में भी सक्रिय थे। इसके अतिरिक्त यदुनाथ सरकार ने युवा क्रांतिकारियों को बक्सर में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। वैशाली निवासी बैकुंठ शुक्ल ने योगेंद्र शुक्ल के साथ मिलकर हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया और सहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण बैकुंठ शुक्ल को 6 माह की सजा हुई। लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने बेतिया में कर दी। उन्हें गिरफ्तार करके मोतिहारी जेल में रखा गया और 14 अप्रैल 1934 को फांसी दे दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि 13 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका, परंतु गलती से ये बम अंग्रेज वकील केनेडी की बग्गी पर गिर गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखने वाली केनेडी की पत्नी व उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। इसके आहत प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। खुदीराम बोस के वकील कालिदास बसु थे। विशेष न्यायाधीश कर्नाटक के समक्ष 9 जून 1908 को 13 जून 1908 तक सुनवाई हुई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। शांति स्वरूप नारायण को अपने समाचार पत्र स्वराज में मुजफ्फरपुर बम कांड पर लेख प्रकाशित करने के कारण सजा दी गई थी।
चलिए होम रूल आंदोलन तथा बिहार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वर्ष 1916 में भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने एवं मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था। इस आंदोलन ने बिहार को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया। बांकीपुर, जो कि पटना में स्थित है, में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की होम रूल लीग स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्या दिया हुआ है। चंपारण सत्याग्रह बिहार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। इसमें किसानों के शोषण संबंधी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का अहिंसात्मक रूप से विरोध किया गया। ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी 20 कट्ठा अगर आप खेत बुनते हैं तो उसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना आवश्यक हो गया है, किंतु जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था, किंतु इसके बदले उन्हें उचित लाभ प्राप्त नहीं होता था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी कलकत्ता से पटना, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे। चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण से जाने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी द्वारा आदेश न मानने के कारण गांधी जी पर मुकदमा दायर कर दिया गया। गांधी जी के सत्याग्रह के दबाव में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एल्बर्ट गेट द्वारा एक जांच समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष FG सलाई थे। गांधी जी सहित LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, DJ रीड तथा रेनी इसके सदस्य थे। इस समिति को चंपारण एग्रेरियन समिति नाम दिया गया था। इस समिति ने 3 कठिया प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की अनुशंसा की थी। चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक और ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर, शंभुद शरण आदि गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का सजीव चित्रण किया था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बिहार में खिलाफत आंदोलन के बारे में। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान मुस्लिमों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता अर्थात खलीफा माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध धूड़ी राष्ट्रों के साथ शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद तुर्की के सुल्तान के राजा अधिकार एवं उनका साम्राज्य सीमित कर दिया गया। इससे संपूर्ण विश्व के मुस्लिम समुदाय के साथ भारतीय मुस्लिम समुदाय में व्यापक रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने खलीफा के अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सरकार के साथ असहयोग प्रस्तावित हुआ। 30 नवंबर को पटना में आयोजित एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोह के बहिष्कार का बयान दिया। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेता के आग्रह पर मौलाना शौकत अली पटना आए तथा 24 से 25 अप्रैल को पटना में खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए सभा का आयोजन किया, जिसमें असहयोग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस सभा में राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मजहरुल हक, शाह मोहम्मद ने भाग लिया था, परंतु इस सभा का हसन इमाम तथा सच्चिदानंद सिन्हा ने विरोध किया। इस आंदोलन का नेतृत्व
अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद अली जौहर तथा मौलाना शौकत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गांधी जी तथा अब्दुल कलाम आजाद 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 जिस जो के नीचे अगर बिंदी रहता तो ज कब बोलते हैं जो ने भी इस आंदोलन को व्यापक समर्थन दिया। बिहार में भी इस आंदोलन की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में असहयोग आंदोलन के बारे में। 4 से 9 सितंबर 1920 तक इस हुए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इसे पारित किया गया, परंतु इसके पूर्व ही राष्ट्रवादियों ने बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर सरकार से असहयोग प्रारंभ कर दिया था। बिहार के बैरिस्टर हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी सुधारों का आलोचना की गई। इस आंदोलन के समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल की गई। बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि नेताओं ने परिषद के चुनावों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में भी बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं इस बॉक्स में बिहार में असहयोग आंदोलन के नेता के बारे में। शाह मोहम्मद जुबैर जो कि मुंगेर जिला से थे, गुलाम इमाम जो कि पटना से थे, गोरख प्रसाद मोतिहारी से थे। महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन 22 दिसंबर राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ? तो 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को हुआ, जिसके विरोध में पूरे शहर में हड़ताल रखी गई। मौलाना मजहरुल हक ने पटना के सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन आरंभ किया। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे तथा श्री कृष्ण सिंह इसके एक अन्य प्रमुख नेता थे। फुलवाड़ी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया नामक संस्था का गठन किया गया। यह संस्था वर्तमान में भी सक्रिय है। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने की थी। इन्होंने परिषद में प्रवेश का समर्थन किया, परंतु कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इन्हीं मतभेदों के कारण चितरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू एवं विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार के शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा लोगों ने नशा छोड़ने की अपील की गई। आंदोलन जब चरम स्थिति पर था, उसी समय उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गोरखपुर नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को हुई हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। साइमन कमीशन एवं बिहार के बारे में देखते हैं। टॉपिक का नाम है भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 अधिनियम की प्रगति या जांच करने के उद्देश्य से ब्रिटेन की संसद तथा वायसराय लॉर्ड इरविन ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों कमीशन का गठन किया। यह कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारत में इस आयोग का व्यापक स्तर पर तीव्र विरोध किया गया। बिहार में सर अली इमाम के नेतृत्व में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवान को संगठित और विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई। 12 दिसंबर 1928 को आयोग के सदस्य पटना पहुंचे। यहां भी उन्हें प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु साम्राज्यवाद समर्थक लोगों द्वारा साइमन कमीशन का स्वागत किया गया। आयोग के सदस्य महाराजा डुमराव का आतिथ्य स्वीकार कर डुमराव गए, परंतु वहां भी राष्ट्रवादियों द्वारा उनका व्यापक विरोध किया गया। साइमन कमीशन के विरोध में पटना में प्रभात फेरी के दौरान उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ के गीत गाए गए। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं बिहार में क्या लिंकेज हैं, इसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं।
दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। यानी 12 मार्च को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल को पहुंच गया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार। दांडी यात्रा में गांधी के साथ बिहार के गिरिवरधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू ने भाग लिया। इसी क्रम में बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं नशीले पदार्थों की दुकान पर धरना देने का कार्य आरंभ हुआ। पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम, उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के दत्त तथा मुख्य सचिव हसन इमाम को बनाया गया। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रांतीय प्रशासक दीप नारायण सिंह को नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1931 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा पटना के भंबर पोखर पार्क में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में सोडा से नमक बनाने तथा चौकीदारी कर न देने हेतु सत्याग्रह के लिए गांधी जी से अनुमति मांगी। इस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान चलाया गया तथा बिहार से समुद्री तट न होने के कारण सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की गई तथा नखास पिंडानी जो कि पटना जिला में है नामक स्थान को नमक कानून भंग करने हेतु केंद्र के रूप में चुना गया तथा नखास पिंड चलो का नारा दिया गया। सारण तथा हाजीपुर में व्यापक पैमाने पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। बिहार में सर्वप्रथम सारण तथा चंपारण में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में होता। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, रामवृक्ष बेनीपुरी। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र, सचिव जयप्रकाश नारायण। और पार्टी भंग 1948 में हो गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो वर्ष 1940 में बिहार के रामगढ़ नामक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 53वां अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम ने की, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया था। बिहार के श्री कृष्ण सिंह को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया। इस आंदोलन में छोटा नागपुर के ताना भगत भी सम्मिलित हुए। 27 नवंबर 1940 को गया में श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह बने, जिन्हें पटना में गिरफ्तार किया गया था। कुछ महिलाएं भी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में गिरफ्तार हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन था बिहार की भूमिका को देखते हैं। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। 31 जुलाई 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक बुलाकर भावी संघर्ष का आह्वान किया। छात्रों द्वारा अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित सभा में कांग्रेस के समर्थन का प्रस्ताव पारित किया। 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद पटना के जिलाधिकारी WC आर्चर द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए तथा बांकीपुर जेल भेज दिया गया। उनके साथ साथ मथुरा बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह जैसे अनेक बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में अपने पद से सत्याग्रह दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। सत्याग्रह ने पटना सचिवालय गोलीकांड के बारे में देखते हैं क्या है। 11 अगस्त 1942 को पटना तथा आसपास के राष्ट्रवादी युवकों द्वारा सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया गया, परंतु पटना के कलेक्टर WC आर्चर ने इस छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई तथा अनेक छात्र घायल हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वर्तमान झारखंड की हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल के राजविलास
जंगल में आज़ाद दल का गठन किया। इस दस्ते का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति हेतु छापामार युद्ध तथा तोड़फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। इस दस्ते में शामिल युवकों को सरदार नित्यानंद सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद विद्यार्थी को देखते हैं। उमाकांत प्रसाद सिन्हा रमन जी या फिर रमन जी, नरेंद्र देव जो कि सारण से थे, सतीश प्रसाद झा खरहरा जो कि भागलपुर से थे, जगपति कुमार खराटे जो कि औरंगाबाद से थे, रामानंद सिंह शहादत नगर पटना में है, देवी चौधरी जो कि सिलहट जमालपुर से थे, राम गोविंद सिंह दशरथा जो कि पटना से थे, राजेंद्र सिंह बनवाड़ी चक जो सारण से थे। आजाद दस्ता से प्रेरित होकर बिहार के भागलपुर तथा पूर्णिया में ऐसे कई संगठनों की स्थापना की गई। नेपाल सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अन्य क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के कारण 1943 ईस्वी के अंत तक यह आंदोलन शिथिल पड़ गया। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन में भूमिगत रहकर इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर ब्रिटिश विरोध में अपना योगदान दिया। कदम कुआं जो कि पटना में महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं ने जुलूस निकाल कर सभाओं का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती भगवती देवी जो कि राजेंद्र प्रसाद की बहन ने की। सरकारी दमनात्मक नीतियों के विरोध की आग संपूर्ण बिहार में फैल गई। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु एक ध्रुव दल की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख जयप्रकाश नारायण थे। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। कुलानंद तथा कर्पूरी ठाकुर द्वारा क्रमशः दरभंगा तथा सिंहवाड़ा में संचार व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किया गया। दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर तथा सीतामढ़ी, चंपारण में आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने सरकारों का गठन किया। तिरहुत प्रमंडल में जनता का 2 माह तक शासन रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल बिहार की महिलाएं जो कि इस प्रकार हैं: श्रीमती भगवती देवी पटना, शांति देवी छपरा, सुनीता देवी वैशाली, राधिका देवी वैशाली, श्रीमती माया देवी भागलपुर, भवानी मल्होत्रा मुजफ्फरपुर, राम स्वरूप देवी भागलपुर, अकली देवी शाहाबाद, धतूरी देवी मुंगेर, हुंकेड़ी देवी मुंगेर, रूपंतिया देवी मुंगेर। स्वतंत्र भारत का उदय। भारत की सत्ता हस्तांतरण हेतु भारतीय नेताओं से बात करने के लिए 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल का 3 सदस्यीय दल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इस समूह में 3 सदस्य शामिल थे: पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। परंतु इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर आम सहमति नहीं बन सकी। वर्ष 1946 में देश में चुनाव कराए गए। चुनाव परिणामों के बाद 12 सितंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसी समय भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया तथा 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात श्री जयराम दास दौलत राम ने बिहार के प्रथम राज्यपाल तथा श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही बिहार भारत की संघीय व्यवस्था के अनुरूप एक राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। बिहार राज्य के गठन के बारे में देखते हैं, इस बॉक्स में बताया गया है। बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। भारतीय इतिहास में बिहार की अपनी एक पृथक पहचान रही। अकबर के काल में बिहार को एक भिन्न सूबे के रूप में मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में पृथक बिहार राज्य की मांग प्रारंभ हो गई थी। इस संदर्भ में सच्चिदानंद तथा महेश नारायण द्वारा आरंभिक प्रयास किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा जब 1889 ईस्वी में इंग्लैंड गए तो वहां भी उन्होंने बिहार राज्य को पृथक अस्तित्व दिलाने की मांग प्रमुखता से रखी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण ने अपने आलेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड अल्टरनेटिव प्रोपोजल के माध्यम से भारत सहित इंग्लैंड में भी पृथक बिहार राज्य की मांग उठाई। वर्ष
वर्ष 1894 में उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट को अलग बिहार राज्य के संबंध में ज्ञापन दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से बिहार ही नहीं वरन संपूर्ण भारत में इस तरह के प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। इसके सभापति बैरिस्टर सफरुद्दीन थे। 1908 में अली इमाम की अध्यक्षता में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की स्थापना की गई। वर्ष 1908 में ही बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। वर्ष 1910 में भागलपुर में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पृथक बिहार राज्य की स्थापना की मांग प्रभावपूर्ण तरीके से रखी गई। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में पृथक बिहार राज्य के निर्माण की घोषणा की गई, जिसमें उड़ीसा वर्तमान ओडिशा में भी सम्मिलित था। 1 अप्रैल 1912 को स्वतंत्र प्रांत के रूप में बिहार स्थापित हुआ। वर्ष 1936 में बिहार का प्रशासनिक स्वरूप बदला तथा बिहार में ओडिशा को अलग कर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। 15 नवंबर 2000 को एक बार फिर से बिहार का विभाजन हुआ। एक नए राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण हुआ। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर इनसे जुड़े टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल BK Study 88 पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी डाल दिया गया है, तो आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जितना से जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि आगे भी हमें वीडियो बनाने में मदद मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बिहार का इतिहास आज समाप्त हो गया। कल से बिहार के भूगोल के बारे में क्लास स्टार्ट करें। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।